नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि जो सेशन मैंने शेड्यूल किया हुआ था वो सेशन नहीं ले पाया मैं, क्योंकि वो एक्चुअल में क्या है ना, स्ट्रीम की से चलता है। मैं थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ आपको कि वो स्ट्रीम की से चलता है, जो कि हम कंप्यूटर के थ्रू ले सकते हैं। बट मेरे पास यहाँ पर कोई कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, और लैपटॉप जो मैं लेकर आया था उससे मैं लेने की कोशिश कर रहा था। बट नेट कनेक्शन यहाँ पर, होटल बहुत बेकार वाला होटल है यार, मतलब स्टेशन के पास वाला, आप समझ लो कैसा होटल है। तो मजबूरी का नाम। तो खैर जो भी है दोस्तों, बहुत अच्छा रहा आज का दिन। भोपाल में काफ़ी सारे स्टूडेंट से मिला। ये तो अच्छा हुआ कि ट्रिनिटी सेंटर जा पाया मैं, और अच्छा हुआ आप लोगों ने पहले बता दिया कि ट्रिनिटी आ जाओ सर, यहाँ मिलेंगे। क्योंकि जो मेरा सेंटर था वहाँ तो मुश्किल से 25-30 लोग ही आए थे मिलने के लिए, और 200-250 लोगों से मुलाकात हो गई ट्रिनिटी सेंटर में। तो वो अच्छा हुआ कि मैं ट्रिनिटी गया पहले। तो खैर ये सब चीज़ों को साइड में रखते हैं। 600-700 लोग जुड़ चुके हैं सेशन में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके जैसे और भी जो स्टूडेंट्स हैं जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं और इस एग्ज़ाम के मतलब ये जो आरआरबीपीओ का एग्जाम हुआ है इसका रियल एनालिसिस, एकदम एक्चुअल एनालिसिस जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को दोस्तों आप सभी शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले मेरे अटेम्प्ट से कि मेरे अटेम्प्ट कितने हैं। तो सबसे पहले मैं रीजनिंग की बात करता हूं। तो रीजनिंग जैसे ही पेपर स्टार्ट हुआ दोस्तों, एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि अटेम्प्ट मेरे कितने हुए। तो मेरा जो अटेम्प्ट था रीजनिंग का वो था 38 आउट ऑफ 40। दो क्वेश्चन मैंने छोड़े। कौन कौन से क्वेश्चन मैंने छोड़े? तो वो थे जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि ये आपको छोड़ना ही है, देखना भी नहीं है, बस वही दो क्वेश्चन मैंने छोड़े। एक क्वेश्चन था मीनिंगफुल वाला, दूसरा क्वेश्चन था जो पेयर बनाने वाला होता है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन एन अल्फाबेटिकल सीरीज वाला जो क्वेश्चन आता है। तो ये दो क्वेश्चन को मैंने छोड़ के बाकी पूरे के पूरे 38 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, और पूरी की पूरी 100% एक्यूरेसी है, कोई भी मेरा आंसर गलत नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे पूरे नंबर मिलेंगे। नॉर्मलाइजेशन में जो होगा थोड़ा बहुत वो तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही बाद में, जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट का तो मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा ही। तो रीजनिंग में क्या क्या आया था पहले तो इसके बारे में बता देता हूँ आप सभी को कि रीजनिंग में 4 पजल आए थे, जो कि हमको पता ही होता है कि 4 पजल तो आते ही आते हैं। तो 4 पजल में जो पजल थे, एक था सबसे पहला पजल जो मैंने बनाया था वो था लीनियर एक रो वाला पजल, जिसमें टोटल 8 लोग बैठे हुए हैं। साउथ फेस करने वाले लोग ज्यादा हैं किससे? नॉर्थ फेस करने वालों से। एक चीज और बता दूं दोस्तों, मैं ये किस शिफ्ट की बात बता रहा हूं। तो मेरी ये जो शिफ्ट है वो है 2:45 वाली, 2:45 वाली जो शिफ्ट थी, मैं उस शिफ्ट के बारे में पूरा बता रहा हूं। लेकिन इससे रिलेटेड मैं आपके पूरे एग्जाम का एनालिसिस भी दूंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा पूरा वीडियो आखिरी तक। तो सबसे पहला जो पजल आया था दोस्तों वो था एक लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। बहुत आसान, बहुत हलवा। जो क्लासेस कंटिन्यू करते हैं उनको किसी को भी पजल में दिक्कत महसूस नहीं हुई होगी। आज चारों के चारों क्वेश्चंस आपने बहुत आसान से पजल, बहुत ही आसानी से आपने बनाए होंगे। तो पहला जो पजल था वो हो गया 8 लोगों का अरेंजमेंट, जिसमें कि साउथ वाले ज्यादा हैं यानी 5 थे और नॉर्थ वाले 3 थे। 8 लोगों का अरेंजमेंट था। तो एक तो पजल ये हो गया। दूसरा पजल जो था दोस्तों वो था बॉक्स पजल। बॉक्स पजल में अगर दोस्तों बात की जाए तो 3 पॉसिबिलिटी टोटल बन रही थी, जिसमें कि अब मैं यहाँ पर और ज़्यादा डिटेल नहीं बात करूंगा। 3 पॉसिबिलिटी टोटल बन रही थी उसमें, और अगर आपको मिनिमम पॉसिबिलिटी, डॉट मेथड, ये सब चीज़ें आती है तो वो क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही हलवा था, बहुत ही आसानी से वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। इसके बाद दोस्तों बॉक्स पजल, अच्छा बॉक्स पजल जो था वो टोटल 9 बॉक्सेस वाला था। 8 या 9 था, मुझे लग रहा है 9 बॉक्सेस थे शायद, हाँ शायद 8 या 9 ऐसी कुछ था। ठीक है, तो ये बॉक्स पजल था। इसके बाद दोस्तों जो तीसरा क्वेश्चन पजल का था उसमें आया था मंथ वाला। तो मंथ वाले में क्या था दोस्तों, 2 डेट्स दी हुई थी, 3 तारीख 28 तारीख, 3 तारीख 28 तारीख या ऐसी कुछ था यार, अब इतना याद नहीं है, पर डे वाला था कि 2 डेट्स दी हुई थी। ठीक है, और 3 तारीख 28 तारीख ऐसा कुछ दिया हुआ था। 5 मंथ दिए हुए थे, टोटल 10 लोग थे। तो ये एक अरेंजमेंट आया था। इसके अलावा दोस्तों जो चौथा पजल था वो भी मंथ वाला था, जिसमें कि 7 मंथ दिए हुए थे, और जो मंथ थे वो अप्रैल से स्टार्ट हो रहे थे, अप्रैल मई जून जुलाई सब फलाना फलाना। ठीक है, तो ये आपका हो गया पजल की बात। अब पजल के बाद बात करते हैं दोस्तों एक मेरा फेवरेट टॉपिक, जो कि सबसे फास्टेस्ट ट्रिक मैंने बताई हुई है आप सभी को। तो जिसने भी ये तीसरा या चौथा जो भी शिफ्ट था, जिसने भी ये दिया था, मेरा फेवरेट क्या है चलो बता दो, जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई। एक ऐसा क्वेश्चन जिसकी ट्रिक मैंने बनाई हुई है। थ्रेड नहीं आया था मेरे में,
कोडिंग डिकोडिंग, बिल्कुल कोडिंग डिकोडिंग आया था। लेकिन दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व तो बड़ी जल्दी हो गया था, बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया था, जैसा कि आप सभी को पता है 1 मिनट में सारे कोड्स निकल गए थे। लेकिन क्वेश्चन में इस बार उसने बवाल मचा दिया था। मतलब मैं आप लोगों को ज़रूर करवाऊंगा इस बार, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने अब ये सोच लिया है कि डेफिनेटली अब से कोडिंग डिकोडिंग को हम सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे, उसके क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि इस बार पूरा का पूरा एग्जामिनर ने जो गेम खेला है ना, वो क्वेश्चंस के साथ गेम खेला है। जिसने कोडिंग डिकोडिंग को लाइटली लिया होगा वो कोडिंग डिकोडिंग में ही कम से कम 5 मिनट लगा दिया होगा। मुझे खुद को 3 मिनट, सवा 3 मिनट लग गए सारे क्वेश्चन करने में। बनाने में लगभग 1 मिनट लगा और 2 से सवा 2 मिनट 5 क्वेश्चन को टिक करने में लग गया। काफ़ी कंफ्यूजिंग टाइप के क्वेश्चंस थे, काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस थे, मतलब हद पार हो गई। मतलब कोडिंग डिकोडिंग की सोचा नहीं था कि कोडिंग डिकोडिंग ऐसा करेगा, मतलब बेवफाई हो गई है। तो अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग के अलावा तो सिलॉजिज्म के क्वेश्चन थे, ओनली अ फ्यू वाले, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, लगभग बोला जाए तो सारे ही ओनली अ फ्यू वाले थे। तो सिलॉजिज्म के 4-5 क्वेश्चन थे। इसके अलावा एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में आज तक आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रैंड पेरेंट्स 2 बन रहे हैं। आज जो क्वेश्चन आया था उसमें 3 ग्रैंड पेरेंट्स बन रहे थे अलग अलग। मतलब आप एक चीज़ को समझिएगा, 3 ग्रैंड पेरेंट्स कैसे बन रहे थे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को। 3 ग्रैंड पेरेंट्स बन रहे थे। हालत खराब हो गई थी यार देख के कि मैंने दोबारा चेक किया। आप में से कितने लोगों ने दोबारा चेक किया था ये बताइएगा ज़रूर। ब्लड रिलेशन पूरा बन गया, तुरंत बन गया, ऐसा नहीं था कि बना नहीं, तुरंत बन गया 30-40 सेकंड में। लेकिन बनाने के बाद मुझे ये डाउट हुआ मैंने कुछ गलत बना दिया है। मैं दोबारा बनाया, फिर वही आया। मैं बोला यार सही है, ये इस बार गेम खेल रहा है हमारे साथ। तो ब्लड रिलेशन में हुआ क्या था, जैसे मेरे फादर दिए हुए हैं, ठीक है, कि मेरे फादर है तो मैंने बना दिया, ठीक है। मेरी वाइफ के भी फादर दे दिया, तो ये 2 ग्रैंड पेरेंट हो गए, ठीक है। बच्चों के हिसाब से 2 ग्रैंड पेरेंट हो गए। अब उसके बाद एक और चीज़ दी हुई थी कि मतलब मेरी वाइफ की जो सिस्टर है या जो ब्रदर है उनके भी, मतलब उनकी शादी जिससे हुई है उसके भी पेरेंट है। तो 3 पेरेंट थे। बड़ा टेंशन हो गया था देख के यार कि ये क्वेश्चन है सच है, मतलब सही है या गलत है। लेकिन फाइनली सही था वो। 3 ग्रैंड पेरेंट्स देख के थोड़ा सा डाउट हुआ था, बट सही था वो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस बार IBPS ने गेम किया है। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ें और भी है दोस्तों, बताऊंगा आप लोगों को। जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ ना तो एक चीज़ और हुई थी हमारे साथ कि लोगों को लैंग्वेज सिलेक्ट करने में इंग्लिश नहीं दिख रहा था। सब लोग आवाज़ कर रहे थे, सर इंग्लिश नहीं आ रहा, इंग्लिश नहीं आ रहा। तो दोस्तों याद रखिए, जो लोग अगली शिफ्ट में जाने वाले हैं या कल देने वाले हैं या 10 तारीख 12 तारीख, तो आपको जो लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है ना उसमें बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश तो है ही, इंग्लिश आप सिलेक्ट नहीं करोगे। आपको उसके अलावा लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है कि आप हिंदी देखना चाहते हो या अपने जो भी रीजनल लैंग्वेज है आप उसमें देखना चाहते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इंग्लिश आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, इंग्लिश बाय डिफ़ॉल्ट सभी को दिखेगी ही। तो ये चीज़ थोड़ा सा दिक्कत था, ठीक है। तो बस ये है। और इसके अलावा दोस्तों अब चलते हैं क्वांट पे। तो रीजनिंग का मैंने बता दिया कि मेरे टोटल जो रीजनिंग के अटेम्प्ट थे वो थे 38 आउट ऑफ 40, जो कि मुझे लग रहा है पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। रीजनिंग डुएबल था, आसान था। अब बात करते हैं दोस्तों क्वांट की। तो क्वांट पे चलते हैं। क्वांट के मेरे जो अटेम्प्ट थे दोस्तों वो कम रहे एज कंपेयर टू रीजनिंग, आधे रहे। 38 अटेम्प्ट जो रीजनिंग में हुए थे उसके आधे 19 अटेम्प्ट सिर्फ मैं कर पाया क्वांट में। टाइमिंग भी मैं आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप जज कर पाएं कि भाई कितना समय क्वांट में लग रहा था, कितना रीजनिंग में लग रहा था। क्वांट एज कंपेयर टू रीजनिंग थोड़ा मुझे कैलकुलेटिव लगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस थे उसमें। तो क्वांट में दोस्तों मैंने समय दिया था 19 मिनट। मैंने 19 मिनट क्वांट में दिया था और 26 मिनट मैंने रीजनिंग में दिया था, ठीक है। तो क्वांट में जो 19 मिनट दिए थे मैंने, 19 मिनट में मेरे टोटल 19 क्वेश्चन हुए, जिसमें कि मैंने 2 DI बनाई। DI अच्छी DI आई थी। दोनों DI के बारे में पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद आगे बाकी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। तो 2 जो DI आई थी दोस्तों, पहली जो DI थी उस DI पे, पहली वाली जो DI थी उस DI में आपको दिया हुआ था 2 चीज़ें, क्या, एक वर्कर और एक मैनेजर, इस टाइप का कुछ एक क्वेश्चन था, जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ वर्कर बता दिया था एक टेबल में कि इतने इतने वर्कर हैं, जैसे 200, 250, 500, 600 ऐसा बता दिया वर्कर। उसके बाद आपको वर्कर और मैनेजर का रेशो दे दिया था। तो जैसे अगर मान लो पहला वाले में, ए वाले में वर्कर दिया है 200, तो उसके बाद आपको रेशो दे दिया 4:7। तो 200 को 4 से डिवाइड करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है, मैनेजर आ जाएगा। फिर दोनों को टोटल कर लो तो टोटल पता चल जाएगा आपको एम्प्लॉइज। तो इस तरीके का बड़ा सिंपल सा डेटा था जो कि आप इजीली डेटा निकाल सकते थे। तो हार्ड क्या था? हार्ड था क्वेश्चन थोड़े से घुमा फिरा के, जैसा आप जानते हैं हर साल जो करता है 2-2, 3-3, 4-4 लाइन, और 3 क्वेश्चन तक तो फिर भी ठीक था। एक क्वेश्चन इतना बड़ा था, करीब करीब अगर मैं गिनूं उसकी लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन का क्वेश्चन था वो, जो हमको छोटी सी स्क्रीन दिखती है ना साइड में क्वेश्चन वाली, उसमें 7 या 8 लाइन का वो क्वेश्चन था।
उसको देख के मतलब पहले तो मन किया छोड़ देता हूँ यार मैं, लेकिन फिर लगा नहीं यार, अगर मैं छोड़ दूंगा तो मैं आप लोगों को मोटिवेट कैसे करूंगा फिर कि यार बनाना चाहिए, हलवा होता है। तो हलवा ही था वो, कुछ नहीं था, बड़ा सिंपल सा था। बस उसने लंबा चौड़ा घुमा फिरा के चीज़ों को बताया था कि ये ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो आंसर क्या होगा। तो सिंपल था, बस घुमा दिया था उसने। तो ये चीज़ हो गई, ये वाला एक डीआई हो गया। दूसरा जो डीआई था दोस्तों, ये भी देख के काफ़ी लोगों को लगा होगा कि बड़ा लेंदी डीआई है, जो कि मुझे भी पहले लग रहा था कि यार छोड़ देता हूँ, मतलब मन करता है ऐसा। अब एग्जाम में जब होते हैं ना, तो एक वो एग्जाम मैं एज अ स्टूडेंट ही बैठता हूँ, ऐसा वहाँ पर जाके मुझे ये फील नहीं होता कि यार मैं तो टीचर हूँ। वहाँ बैठने से ना एक अलग ही फील होता है, ऐसा लगता है कि यार मैं तो स्टूडेंट ही हूँ। तो मेरे दिमाग में भी एक पल के लिए आया, छोड़ देता हूँ यार, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा आया था देख के, क्योंकि डबल पाई चार्ट था, 2 पाई चार्ट का डीआई था। लेकिन जब मैंने उसको, उसका जो डेटा शुरू में होता है ना, उसको पहले मैंने दो लाइन का था डेटा, उसको मैंने पढ़ा तो मेरे को लगा नहीं यार ये हलवा है, ईजी है। उसमें दिया क्या था, उसमें आपको 2 टाइप की चीज़ें दी हुई थी, क्या, मुंबई और दिल्ली का डेटा। मुंबई दिल्ली का क्या दिया हुआ था यार, मुंबई दिल्ली का क्या डेटा दिया था, कोई बता सकता है क्या दोस्तों? कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। कार सोल्ड, प्रोडक्शन, हाँ प्रोडक्शन ऑफ कार्स दिया हुआ था मुंबई में और दिल्ली में, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ कार्स मुंबई और दिल्ली का आप लोगों को डेटा दिया हुआ था। अब पहला था, उसमें आपको क्या बताया था, आपको एक सेकंड दोस्तों वेट करिए, थोड़ा सा वेट करिए। कौन है भैया, कोई रूम पे घुस गया था यार, चलो खैर छोड़ो। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था आप सभी को, तो टोटल डेटा सबसे पहले शुरुआत में दिया हुआ था कि 3 लाख कार्स बनाई जाती हैं, जिसमें से मुंबई में 2 लाख कार्स बनाई जाती हैं, यानी दिल्ली में 1 लाख कार्स बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये डेटा हमको समझ में आ गया। अब पहला पाई चार्ट जो था, उस पाई चार्ट में दिया हुआ था कि मुंबई टोटल मुंबई और, हाँ मुंबई और दिल्ली मिलाकर कितनी कार्स बनाई जाती हैं, ये पहले वाले कॉलम में आपको दिया हुआ था, पहले पाई चार्ट में दिया हुआ था कि मुंबई और दिल्ली मिलाकर कितनी कितनी कार्स बनाई जाती हैं। तो वो पाई चार्ट में दिया हुआ था, मतलब आपको 3 लाख के हिसाब से वो परसेंटेज निकाले थे, 30%, 25%, 10%, 20% ऐसे करके दिया हुआ था। तो आप सीधा सीधा उसको निकाल सकते थे। यहाँ पर दोस्तों मैं एक चीज़ बोलूँगा, कितने लोगों ने इसको 3 लाख ना लेते हुए अपना जो आंसर निकाला था वो हज़ारों में या 100 के हिसाब से निकाला था मैंने, क्योंकि 100 के हिसाब से निकाला था। जैसे 30% दिया तो 3 3 900 900 लिखा था मैंने। ऐसा कितने लोगों ने किया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए। हाँ, मैंने 1000 के हिसाब से निकाला, 3000 के हिसाब से मैंने पूरा डेटा निकाला था, क्योंकि अगर आप लाख के हिसाब से निकालते आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाता। चलिए अच्छी बात है, ये जिसने भी ऐसा किया था, ये बहुत अच्छा मतलब मेथड होता है, अच्छा अप्रोच होता है। जब आपको बहुत बड़े फिगर्स दे दिए जाते हैं तो जीरोस को अपनी सहूलियत के हिसाब से यूज़ करना चाहिए, काट देना चाहिए, बाद में यूज़ कर लेना चाहिए। तो वही चीज़ मैंने की, 3000 के हिसाब से मैंने पूरा डेटा निकाल लिया था। फिर सेकंड पाई चार्ट जो दिया हुआ था, उस पाई चार्ट में था कि टोटल दिल्ली में कितनी बनी है। तो 1 लाख के हिसाब से निकालना था, तो सीधा सीधा अगर 10% है तो 100 हो गया, 20% है तो 200 हो गया, 30% है तो 300 हो गया, 25% है तो 250 हो गया। तो बड़ा सिंपल था वो। अब वो पूरा डेटा निकल गया, उसके बाद क्या करना था कि टोटल वाले में से दिल्ली वाले को माइनस करना था, तो मुंबई वाला निकल जाता। ये मैं करवाऊंगा आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए। मैं कल पहुंच जाऊंगा घर, कल या परसों जब भी पहुंचूंगा घर, तो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। इस पर क्वेश्चन मैं बना लूंगा आज बैठकर रात में। तो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन डिक्टो वैसे ही क्वेश्चन, बस थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट रहेगी, लेकिन रहेगा वही चीज़। तो मैं ये करवा दूंगा, ठीक है, मेमोरी बेस्ड पेपर में। अब ये 2 डीआई हो गए। 2 डीआई के बाद दोस्तों अगर मैं बोलूँ तो नंबर सीरीज आए थे, मिसिंग वाले नंबर सीरीज, जिसमें कि 4 मुझसे बन गए, 1 मुझे समझ नहीं आ रहा था तो मैंने छोड़ दिया। नंबर सीरीज भी बड़े सिंपल टाइप के थे, जो डिफरेंस आ रहा था वो 9 11, मतलब ऐसा डिफरेंस था कि डिफरेंस का डिफरेंस निकालना था। तो उसमें ऐसा था, डिफरेंस का डिफरेंस 2 4 6 8 ऐसा हो रहा था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों और भी थे पैटर्न, तो अब मुझे याद नहीं है। रॉन्ग नहीं था, मिसिंग था यार। मैं 2:45 वाली शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, आप कौन सी शिफ्ट की बात कर रहे हो यार? मतलब मैं देख के आया हूँ, मेरे को बता रहे हो नहीं रॉन्ग था। अरे मैं देख के आया हूँ यार, कैसे कर दे रहे हो यार? सुन तो लो पहले। हाँ, क्यूब वाला था, एक क्यूब वाला भी था, ऐसी कुछ था यार, याद नहीं आ रहा है। तो ये समझ के चलिए मिसिंग नंबर सीरीज थी और इजी थी। एक बस मुझे नहीं समझ में आया उसका, तो मैंने छोड़ दिया उसको। 4 मैंने उसके क्वेश्चन बनाए, 10 मैंने डीआई के क्वेश्चन बनाए। इसके अलावा दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, मुझसे एक भी नहीं बना, क्योंकि मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन
पढ़े हुए कई जमाना बीत गया है। 2016-17 जब तैयारी कर रहा था तब पढ़ा था मैंने क्वाड्रेटिक, उसके बाद से आज तक क्वाड्रेटिक पढ़ा नहीं हूँ। तो मतलब मेरा मन भी नहीं किया बनाने का, और एक क्वेश्चन उठाया भी तो 1 मिनट लग गया, सॉल्व ही नहीं कर पाया, मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने बोला अब नहीं होगा, इसकी पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जिसको तो क्वाड्रेटिक आता है भैया, आप जानते हैं क्वाड्रेटिक बहुत आसान होता है, बहुत ईजिली आप कर सकते थे। ठीक है, तो 5 क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन थे। इसके अलावा दोस्तों जो मैंने बनाया था वो क्या था, सिंप्लीफिकेशन। वो बड़े सिंपल सिंप्लीफिकेशन थे, कैलकुलेशन था बस उसमें थोड़ा बहुत, तो वो करना था। उसमें स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब चीज़ें थी। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आप वो बहुत आसानी से कर सकते थे। तो मैंने जो क्वेश्चन बनाए दोस्तों, आप सभी को मैंने पूरा एग्जैक्ट बताया है। 10 क्वेश्चन मैंने बनाए थे डीआई के, 5 क्वेश्चन मैंने बनाए सिंप्लीफिकेशन के, और 4 क्वेश्चन बनाए मैंने नंबर सीरीज के। तो एग्जैक्ट मेरे 19 क्वेश्चन हुए। मैंने एक भी अर्थमेटिक का क्वेश्चन नहीं छुआ, क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं बचा था। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप अर्थमेटिक से डरते हैं तो छोड़ दो यार, पूरे पेपर में छोड़ ही दो। पीओ के पेपर में अर्थमेटिक बनाने की जरूरत ही नहीं होती है। बाकी आप क्लैरिकल के पेपर में तो बिल्कुल आपको बनाना पड़ेगा, बिना बनाए भी यहाँ पर आपका पेपर क्लियर हो सकता है। तो टोटल मेरे 57 अटेम्प्ट हुए आउट ऑफ 80। और जो अब कट ऑफ की बात करते हैं, यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो कट ऑफ के लिए वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं एक सेफ अटेम्प्ट आप सभी को बता देता हूँ कि सेफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो 55 प्लस आपने अगर कुछ भी किया है तो वो एक अच्छे गुड अटेम्प्ट हैं। सेफ नहीं बोल सकते, सेफ तो दोस्तों कुछ भी नहीं होता, गुड अटेम्प्ट हैं। अगर आपने 55 से ऊपर, 55 से ऊपर अगर आपने अटेम्प्ट किया है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे आपके मतलब क्या बोल रहा था यार मैं, गुड अटेम्प्ट्स हैं ये, ठीक है, अच्छे अटेम्प्ट्स हैं। लेकिन अगर आप सेफ अटेम्प्ट की बात करना चाहते हो कि एकदम सेफ रहना है आपको, तो आपकी अगर एक्यूरेसी बिल्कुल अच्छी है और आप 60 से ऊपर की हो तो वो सेफ होगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना कि कभी कभार नॉर्मलाइजेशन में नंबर ऊपर नीचे ये सब चीज़ें होती है। अब जैसे मेरा ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, 57 मेरे अटेम्प्ट है। अब एग्जाम के बाद जो नॉर्मलाइजेशन होके नंबर आएंगे वो मैं आप सभी को दिखाऊंगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो आज की डेट पे इसको नोट करके रखिएगा दोस्तों, आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पेपर दिया है, कि मेरे 57 अटेम्प्ट थे। नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ कितना नहीं हुआ, ये जिस दिन रिजल्ट आएगा मैं इस पोर्शन को क्लिप आप लोगों को भेजूंगा कि भाई मेरे अटेम्प्ट इतने थे और नॉर्मलाइजेशन क्या हुआ है, कम हुए हैं या ज़्यादा। क्योंकि मेरी 100% एक्यूरेसी, मेरा क्वेश्चन एक भी गलत नहीं है। तो जो भी नंबर कम या ज़्यादा होंगे वो डेफिनेटली नॉर्मलाइजेशन से ही होंगे, तो उससे पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब दोस्तों बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, जिसके लिए यहाँ पर 5000 रिकॉर्ड तोड़ दिया दोस्तों मैंने आज। मेरा सच बता रहा हूँ यार, एक लाइक कर दीजिएगा इसके लिए। 5000 लोग देख रहे हैं, 1200 लोग यार। मैंने अपने 6 साल के यूट्यूब करियर में आज रिकॉर्ड तोड़ा है। 5000 लाइव आज तक कभी नहीं आए मेरे, आज आए हैं। और इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू। आप लोगों का प्यार है दोस्तों, जिस वजह से ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है। हाँ, पढ़ाने में नहीं आते ना, मेन वही तो दिक्कत है। कभी पढ़ने भी आओ दोस्तों तो फिर पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए तो बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ की। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है, तो यहाँ पर दोस्तों जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मुझे लग रही है, मेरे हिसाब से जो लग रही है वो है 53 से लेकर 58 के बीच में मुझे लग रही है। बट हाँ, हर स्टेट का अलग अलग जाता है, तो कुछ स्टेट में कम जा सकती है, कुछ स्टेट में ज़्यादा जा सकती है, डिपेंड करता है वहाँ की वैकेंसी कितनी है। तो और अगर इसको आप बोलोगे स्पेसिफिक सर थोड़ा और कम करो, 5 नंबर का गैप आप बहुत ज़्यादा बता दिए, तो अगर मैं इसको और कम करूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ 55-56 के अराउंड बहुत सारे स्टेट्स में जाने वाला है। 55-56 के अराउंड बहुत सारे स्टेट्स में जाने वाला है। एक आध दो नंबर दोस्तों, ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। जैसे एक बार मैंने कट ऑफ बोला था कि 50 जाएगा और मेरे अटेम्प्ट भी 52 थे, पर मेरे नंबर आ गए थे 60, मेरे 8 नंबर बढ़ गए थे, तो भाई कट ऑफ भी बढ़ गई थी। तो अगर मेरे 57 नंबर मैंने बनाया है, मैंने अटेम्प्ट 57 का किया है, तो एक सेकेंड यार, इसका स्क्रीनशॉट लेना बनता है। चलिए ठीक है, नहीं हो रहा स्क्रीनशॉट यार, कोई लेके भेज देना मेरे को नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो क्या बता रहा था यार मैं, क्या बता रहा था, भूल गया। लैग हो रहा है, नेट खत्म हो गया होगा यार इसलिए। हाँ, तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से क्या होता है दोस्तों कि जब मेरे नंबर अगर बढ़ रहे हैं, मेरे 57 से मेरे नंबर बढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो मैंने कट ऑफ पढ़ा है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि मैंने अटेम्प्ट अगर 57 किए तो मैं 57 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। बट अगर मुझे 57 से ज़्यादा अगर नंबर मिल रहे हैं एग्जाम में, तो डेफिनेटली यार
कट ऑफ भी तो बढ़ेगा ना फिर। अगर 57 के बदले मुझे 60 मिलते हैं तो जितना मैंने कट ऑफ बोला है उससे 3 नंबर के ऊपर जा सकता है। तो ये एक रेंज है दोस्तों, इसको आप ये मत समझिएगा कि भैया ये एकदम 100% यही आने वाला है। मैंने सिर्फ एग्ज़ाम दिया, मुझे जो लगा मैंने आप सभी को बता दिया। तो बस यही था दोस्तों, और ऑल द बेस्ट सभी को जिन्होंने भी पेपर दिया है। उम्मीद करता हूँ ऊपर वाले से कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, और अगर नहीं भी होता है दोस्तों तो एक लाइन जो मैं हमेशा कहता हूँ उसको याद रखना। कल रात को भी बोला था, फिर से बोल देता हूँ, क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों हर वक्त सोचें कि बुरा होगा, बढ़ते रहें बस अपनी मंजिलों की ओर, कुछ ना भी मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। तो आज जितने भी लोग मिले मुझसे दोस्तों, स्क्रीनशॉट बोलता हूँ यार, फोटोज़ शेयर कर दीजिएगा फ़ोटो शेयर, ठीक है। मैंने लिंक वगैरह आप लोगों को दे दिया टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा @bankers10, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अनअकैडमी पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आप आगे की तैयारी करना चाहते हैं तो। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहें तो। मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।